सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी। और आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कल। और कल हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरह से मेजर यूरोपियन पावर्स आई थी, जैसे कि सबसे पहले पोर्चुगीज़, देन डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को पहले एक एक करके ख़त्म किया। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ चिंसोरा एंड कार्नेटिक वॉर्स। देन उसके बाद हमने देखा एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो का आपका मैसूर वॉर्स देखे, फिर हमने एंग्लो सिख वॉर्स देखे, बैटल ऑफ प्लासी देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा। तो इन सब बैटल और जो वॉर्स खेल के क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी यहाँ पे जो पोजीशन उसको कंसोलिडेट कर लिया। अब ये ब्रिटिशर्स थे कौन? ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, आपका व्यवसाय करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन अब हमने देखा किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे नहीं, वो एक यहाँ पे पॉलिटिकल कंपनी बन चुकी थी। बिकॉज 1784 आते आते तक हम ये पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा, मुझसे नहीं पढ़ा था तो एफआरबी हम लोग जब पॉलिटी के देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे एक तरह से डुअल सिस्टम ले आया था, बोर्ड ऑफ आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अलग और कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए अलग। ठीक है, बॉडी यानी कि एक तरह से पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी थी। लेकिन अब हम जो इस लेक्चर में टॉपिक पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। इसके बाद देखेंगे कि आएगा एक टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका रूल हो जाएगा अभी ख़त्म। तो बात आती है कि इसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके आगे कौन रूल करेगा, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट 1857 का जो रिवोल्ट है, इसके पीछे कई सारे कॉजेज़ थे, वो सारे कॉजेज़ हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 1857 रिवोल्ट एकदम से यह जन्म ले लिया, इससे पहले भी छोटे छोटे रिवोल्ट और छोटे छोटे रेबिलियन हो चुके थे, और उनको हम प्री 1857 रिवोल्ट के तहत पढ़ेंगे। इनके पीछे एक अंडरलाइन कॉज था। वैसे तो अलग अलग जगहों में अलग अलग कुछ कॉजेज़ थे, लेकिन एक जो मेजर अंडरलाइन कॉज जो था, दैट वाज बढ़ा हुआ टैक्स रेवेन्यू। क्या था? बढ़ा हुआ जो टैक्स रेवेन्यू, बढ़ा हुआ जो टैक्स था, जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिया था वो, प्लस जो ऑपरेसिव नीतियां थी किसकी? जमींदार की। जमींदार कौन थे? ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यही तो टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली तो कर नहीं रहे थे। तो इनके काफ़ी सारे जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए ब्रिटिशर, जिसमें कि ज़मींदारी मूवमेंट भी एक था, या फिर ज़मींदारी सिस्टम भी एक था, जिसमें ज़मींदार को टैक्स कलेक्ट करने के बोला जाता था, तो जो कि इंटरमीडियरीज के तौर पर एक्ट कर रहे थे। तो इनके खिलाफ या जमींदार, या तो जमींदार से खिलाफ ये रिवोल्ट या रेबिलियन था, या फिर डायरेक्टली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, या फिर दोनों के खिलाफ था। ये वो हम एक एक करके अभी देखेंगे। ज़्यादा डीप में इनको नहीं जानना है, डेट पता होना चाहिए, लीडर पता होना चाहिए, और कहाँ पे ये हुआ, और इक्का दुक्का अगर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो। अब हम सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में क्या आया था? इक्ता सिस्टम आया था, जहाँ पे पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था और उसको मैनेज जो करता था उसको इख्तियार मुफ्ती या फिर वाली के नाम से जानते थे। ऐसे विजयनगर में हमने अमरनायक सिस्टम पढ़ा था, है ना, जो साउथ इंडिया में था। देन मुगल्स के टाइम पे अकबर मनसबदारी लेके आया था, और जागीरदारी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इजारेदारी सिस्टम के बारे में भी बताया था। तो वैसा ही अब यहाँ पे कुछ हमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए, क्योंकि उनको चाहिए था टैक्स कलेक्शन अच्छा खासा उन्हें चाहिए था। तो उसके लिए अलग अलग तरह के तरीके लेके आए कि किस तरह से हम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और उससे ज़्यादा एंगर भी हमें फेस ना करना पड़े। तो वो अब यहाँ देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले आया, जिसको कि हम ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, जिसको कि हिंदी में स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, ये 1793 में आया। कॉर्नवालिस लेके आया, और कॉर्नवालिस को ही हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। जो मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम है वो भी इसी ने ही इवॉल्व किया था, कॉर्नवालिस ने। ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, और ये बंगाल, यूपी और एमपी वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लेके आया था ये। ठीक है, अब इसको ज़मींदारी सिस्टम इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे ज़मींदार को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था टैक्स कलेक्शन के लिए, और ये जो ज़मींदार थे ये हेरिडिटरी राइट्स इनको मिले हुए थे। ठीक है, हेरिडिटरी राइट्स मिले हुए थे, लेकिन अगर उतना टैक्स कलेक्शन करके नहीं दिए ये लोग, तो इनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं वो छीन जाएंगे। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में। कौन लाता है? मुनरो और रीड। कहाँ पे आता है? साउथ इंडिया में आता है आपका रैयतवाड़ी। और ये जो है डायरेक्टली पेजेंट से, डायरेक्टली जो किसान होते थे उन्हीं से ही पैसा कलेक्ट किया जाता था। रैयत का मतलब होता है पेजेंट, रैयत का मतलब होता है पेजेंट, तो डायरेक्टली रैयत से ही कलेक्ट होगा।
ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन दी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, अब इसको मैं डीप में नहीं समझना है, बस अभी के लिए इतना याद कर लो कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे तो समझाया था, लेकिन क्योंकि ये इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी। अब आते हैं महालवाड़ी सिस्टम पे। अभी किससे कलेक्ट कर रहे थे? जमींदार से पैसा, अभी रैयत से। अभी किससे करेंगे? अभी महाल से पैसा कलेक्ट करेंगे। महाल क्या है? महाल है विलेज का हेडमैन, या फिर जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं उसमें एक हेडमैन नियुक्त कर दिया जाएगा और वो टैक्स कलेक्ट करके देगा। ये कोई ज़मींदार की तरह नहीं है, ठीक है, कि हेरिडिटरी राइट्स कुछ मिले हुए। 1822 में आया था, 2 साल बाद होल्ट मैकेंजी लेके आया था बंगाल में, और पंजाब में इसको विलियम बेंटिक लेके आया था। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ज़मींदारी यहाँ पे है, रैयतवाड़ी यहाँ पे है, महालवाड़ी फिर से यहाँ पे चला गया। ठीक है, 1793, 1820 और 1822 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर रखिएगा इसको अच्छे से। अब आते हैं एक एक करके, ये जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, रिफॉर्म नाम में बस रिफॉर्म था, मेन तो इनका मेन एम तो टैक्स कलेक्शन था ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर सकें। तो इसी वजह से अब देखो सन्यासी रिवोल्ट आता है। सन्यासी रिवोल्ट का उतना देखो, अभी जितने भी पढ़ेंगे उनका अंडरलाइंग कॉज था ये लैंड, ये जो सेटलमेंट आए थे, लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जो बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन था। बट सन्यासी रिवोल्ट का वो एक अंडरलाइंग कॉज नहीं था, ये थोड़ा सा हम अलग रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सन्यासी थे, सन्यासी इन दी सेंस हिंदू जो संत थे या फिर जो सूफी संत वगैरह थे, इन सब के अगेंस्ट जो है, या फिर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवोल्ट चलाया था। बिकॉज ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ ऑपरेसिव नीतियाँ चला रहे थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। इस वजह से इन लोगों ने जो है, क्योंकि और फिर इन लोगों के खिलाफ ऑपरेसिव नीतियाँ चली, जैसे इन लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया और इस तरह से इन लोगों को मारा पीटा गया। तो 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर आपका स्टार्ट होता है, वैसे कोई फिक्स डेट तो नहीं है, माना जाता है 1750 से 1780 के बीच तक ये मूवमेंट चला। तो 1764 के टाइम पे माना जाता है बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था। तो इन बिहार और बंगाल रीजन में लीडर कौन थे? मंजू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। बस थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं पैका रेबेलियन जो उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा में मैंने आपको बताया था गजपति रूलर हुआ करते थे, याद है आपको? गजपति रूलर, हमने नरपति पढ़ा था, अश्वपति, और ये गजपति रूलर्स उड़ीसा में। तो यहाँ पे जो गजपति रूलर्स थे, इनके अंडर एक पेजेंट की फोर्स हुआ करती थी जो उनको असिस्ट करती थी, ये गजपति रूलर्स को, उनको हम पैका बोलते थे। यही पैका जो है बाद में यहाँ पे खरदा जो है, खरदा करके एक बोल सकते हैं, खरदा करके किंगडम बना, खुर्दा करके किंगडम बना, खुर्दा, उसको असिस्ट करने लगे। उस उनके अंडर में ये सिपाही का काम करने लगे। ठीक है, वॉर टाइम में सिपाही काम करते थे और वैसे ही लोग एग्रीकल्चर वगैरह देखते थे। अब क्योंकि खुर्दा किंगडम को यहाँ पे हटा दिया ब्रिटिशर्स ने हटा दिया खुर्दा किंगडम को, तो इनका भी जॉब चला गया और इनके खिलाफ भी। और इनको जो है, इनको जॉब दिया नहीं सिपाही का, और इनको बोला कि भाई इनको बिल्कुल मत रखना ब्रिटिश उसमें, और इनको ऐसे ही घूमने दो, नहीं तो फिर हमारे लिए दर्द बन सकते हैं। तो लीडर जो थे खुर्दा, जो राजा थे, किंग थे खुर्दा जो किंगडम था, उसके बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। तो उनके अंडर में पैकाज जो है, इन्होंने रेबेलियन किया, तो उसको पैका रेबेलियन बोलते हैं 1817 में। अहोम रिवोल्ट, नाम में ये अहोम यानी असम साइड में हुआ था। लीडर इसके गोमधर कुंवर थे, असम में हुआ था 1828 के टाइम पे। था क्या कि 1824 से 26 के बीच में पहला एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ था। 1824 से लेके 26 के बीच में पहला एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ था। तो ये लोग बोले ब्रिटिशर्स की हमें लड़ लें तो उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये गए नहीं और यहाँ पे धीरे धीरे टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने लगे अहोम किंगडम की, असम की। तो इसलिए इन लोगों ने रिवोल्ट किया अंडर दी गोमधर कुंवर इन 1828। अब आते हैं पागलपंथीज पे। पागलपंथीज ये कौन है? तो ये एक सेक्ट टाइप था, एक सेक्ट था अंडर दी करम शाह, और उनके करम शाह के अंडर सेक्ट था, और बाद में इसको लीड किया उनके बेटे टीपू शाह ने 1825 में, और बंगाल में ही चला था, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा आपको याद रखना ईयर 1825 के टाइम पे किस रीजन में, बंगाल में, और करम शाह और टीपू शाह नाम आपको याद रखना है कि किसने लीड किया। मोपला अपराइजिंग, मोपला अपराइजिंग 1836 में होती है। अब ये जब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे होंगे 1920s के टाइम पे, तो 1921-22 के टाइम पे यहाँ पे केरल में फिर से मोपला अपराइजिंग होती है। मालाबार, मालाबार क्या है? मालाबार रीजन ये है मालाबार रीजन, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था, ये मालाबार रीजन है केरल वाला। तो यहाँ पे हुई थी आपकी मोपला। मोपला कौन है? या फिर इसको मप्पिला के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मुस्लिम पेजेंट क्लास है, जो किसान है, उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड या फिर ज़मींदार के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया था। ये 1920s के टाइम पे भी चला था, ध्यान रखिए। ये पहले 1836 में आया था, लेकिन रीजन सेम था, अंडरलाइन कॉज सेम था, बस
ईयर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हिंदू जो ज़मींदार थे उनके अगेंस्ट था, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1836 और 1920 के टाइम पे याद रखिएगा, मालाबार रीजन में ये कौन थे, मुस्लिम पेजेंट थे और हिंदू ज़मींदार के खिलाफ ये था, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया था ये थोड़ा। कोल म्यूटिनी ये हुई थी 1831 में और बुद्धो भगत ने इसको लीड किया था। तो ये जो कोल समुदाय के लोग हैं, जो ये छोटा नागपुर प्लेटू जो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये मूवमेंट या फिर म्यूटिनी हुई थी। हो एंड मुंडा प्राइजिंग, इसको किसने लीड किया था, भगवान बिरसा मुंडा जी ने, ठीक है। और कहाँ पे, रांची, ठीक है। बिरसा मुंडा जी किस गांव से हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने देश के जिन्होंने बिरसा मुंडा के गांव को विजिट किया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा आपको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा उलीहाट गांव से बिलोंग करते थे और 1899 में हुआ था हो एंड मुंडा प्राइजिंग इन दी झारखंड वाला रीजन। अभी आते हैं संथाल रेबिलियन पे, संथाल एंड इंडिगो। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जब मैंने आपको सन्यासी पढ़ाया था, इट वॉज कवर्ड बाई बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ में जो इन्होंने, आनंद मठ में इस सन्यासी रिवोल्ट को कवर किया था। संथाल रिबेलियन पे आते हैं, ये 1855 में हुआ था। तो जो अभी हम पढ़ने वाले 1857 का रिवोल्ट, उससे 2 साल पहले। राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स कहाँ पे हैं, ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जैसे हमारा ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू होता है 2 पार्ट में, एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, नर्मदा वैली है, देन ये डेक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ पे इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो राजमहल हिल्स है। देन राजमहल हिल्स का ही देन आगे एक्सटेंशन बनती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ इन दी मेघालय, तो वो है राजमहल हिल्स। लीडर कौन थे, सिद्धू और कन्हू थे, ठीक है। सिद्धू और कन्हू जो 2 भाई थे उन्होंने लीड किया था। और जो हमारी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती हैं। देन लास्ट हमारा इंडिगो रिवोल्ट, ये हुआ था नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल 1859, यानी जब 1857 रिवोल्ट जो हम पढ़ेंगे उससे 2 साल बाद। संथाल 2 साल पहले, इंडिगो 2 साल बाद। दिगंबर और विष्णु विश्वास ने इसको लीड किया था, दिगंबर और विष्णु विश्वास ने इसको लीड किया था 1859 में। और ये किसके अगेंस्ट था, इंडिगो प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा था कि तुम जो फूड क्रॉप्स हैं खाने वाली वो मत उगाओ, नील की खेती करो। तो क्योंकि नील की खेती करने से सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब हो रही थी और बाकी इनको भी दिक्कतें थी, तो इसलिए ये रिवोल्ट हुआ। इसको कवर किया था एक, वैसे तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, उन्होंने अपनी द हिंदू पैट्रियट करके पत्रिका थी उसमें कवर किया था, प्लस नील दर्पण करके एक प्ले था, नील दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्ले बनाया था दीन बंधु मित्रा ने। और ये इतना ज़्यादा इसने मतलब फायर की तरह फैला कि भाई इसको बैन करवाना पड़ा अंग्रेज़ों को और इनको जेल में डालना पड़ा। तो दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण में जो है इंडिगो रिवोल्ट को पूरी तरह से कवर किया। तो यहाँ पे जो हमारे रिवोल्ट और ये जो रेबेलियन है वो यहाँ पे होते हैं ख़त्म। और अभी हम देखेंगे 1857 रिवोल्ट। सबसे पहले व्हाट वर दी अंडरलाइंग कॉजेस फॉर दिस 1857 रिवोल्ट। पहले हम वो समझने वाले कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज़ आई थी, जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1857 में एक 1856 में ये एक्ट आया था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, इन्होंने ये बोला था कि किसी भी, खासकर जो बंगाल के जो सिपॉयज़ हैं, जो सिपाही हैं, उनको देश से बाहर भी भेजा जा सकता है सर्व करने के लिए। जो भारत के सिपाही हैं खासकर बंगाल रीजन के, उनको बाहर भी भेजा जा सकता है सर्व करने के लिए, क्योंकि उनके और भी जगह कॉलोनीज थी, वहाँ पे भी उनके युद्ध हो रहे थे, तो बाहर ही भेजा जा सकता है। अब ये जो चीज़ है, ये हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में दोनों में, खासकर हिंदू धर्म में ये माना जाता था तब कि अगर किसी ने किसी ने समुद्र क्रॉस कर लिया तो उसने मतलब अपना धर्म जो है खो दिया। तो ये उसको इसलिए ये थोड़ा सा अपोज किया। और ये कौन लाया था, ये उस समय वाइसरॉय कैनिंग हुआ करता था, या फिर उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, वो कैनिंग हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, चलो अभी हम देखेंगे उस चीज़ को, तो खैर ठीक है, कि इसको जो 1857 का रिवोल्ट है, इसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से इसीलिए जानते हैं, सिपाही विद्रोह, क्योंकि मेनली इसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर बात करें, ये 1857 में नहीं, 1848 में आती है नीति, ठीक है। 1848 में वैसे पास तो होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1847 में, बट आती 1848 में, जिसको यूज़ करता है डलहौजी। ये था क्या, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत अगर कोई राजा है और वो अगर मर जाता है और उसका कोई नेचुरल हायर नहीं होता है, मतलब उसका कोई लड़का नहीं होता है, तो ब्रिटिशर्स जो हैं उसका पूरा किंगडम हड़प लेंगे। और अगर मान लो सन है भी लेकिन अडॉप्टेड सन है, तो भी ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करता है वो देंगे या नहीं देंगे, और क्यों ही देंगे, पूरा हड़प ही लेंगे ना। तो इसके तहत ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और इसी वजह से हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं,
या फिर जो नाना साहेब हैं वो 1857 के रिवोल्ट में कूदे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्लेसेस को एक्वायर किया उन्होंने? सबसे पहले सतारा 1848 में, देन संबलपुर और जैतपुर को 1849 में, और झांसी को 1854 में। जिस तरह से आप, चलिए आपको जिस तरह से क्या आपको लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि कल हम लोगों ने देखा था सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। ये सब्सिडियरी अलायंस 1798 में आया था। कौन लाया था इसको? वेलेस्ली लाया था। सबसे पहला कौन था जिसने कि इसको एक्सेप्ट किया था, और कब अवध ने किया था? बताओ, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था कल। कब अवध ने किया था, कब मैसूर ने किया था, और कब कौन पहला था जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया इसको 1798 में? तो ये इसको भी याद रखिएगा। सतारा 1848, संबलपुर जैतपुर 1849 और झांसी 1854। अभी आते हैं इसके इमीडिएट यूजेस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, धीरे 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 एग्रेशन बिल्डअप हो रहा था। ठीक है, और भी मतलब इसके और भी कॉजेज़ थे, जैसे कि इनको जो है जो इंडियन सिपॉइस थे, सिपाही थे, उनके खिलाफ जो है दुर्व्यवहार हो रहा था, मिस ट्रीटमेंट हो रहा था उनके साथ। ऐसे ट्रीटमेंट मतलब कि एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट हो रहा था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो ब्रिटेन के सिपाही थे। इमीडिएट कॉज क्या था, तात्कालिक कारण क्या था? यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज बाई यूजिंग पॉर्क एंड बीफ। तो ये मतलब अब यूज़ किया था नहीं किया था दैट उसका तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि भाई जो, क्योंकि जब मैं आपको कैसे समझाऊँ, बैच वन तो ने समझाया था कि जैसे ये बंदूक होती है, ठीक है, तो उसमें जो गन पाउडर डालना होता है तो पहले वो कुछ एक इस तरह से होता है, उसको हटाना पड़ता है, जो कार्ट्रिज होती है उसको मुंह से हटाना पड़ता है। तो ये माना जा रहा था कि उसमें पॉर्क जो कि पिग का मीट होता है, और जो बीफ जो काऊ का मीट होता है वो यूज़ किया जा रहा है। काऊ का मीट हिंदू धर्म में बहुत ही प्रोहिबिटेड है, और पॉर्क जो होता है यानी पिग का मीट वो इस्लाम धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है। तो इस वजह से दोनों जो धर्म के लोग हैं वो भड़क गए। मतलब उन्होंने समझाया तो कि भाई हमने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं, लेकिन वो लोग माने नहीं सिपॉइस। और उन्होंने सबसे पहले तो मंगल पांडे जी ने जो 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे, उन्होंने यहाँ पे अपने जो ऑफिसर है उसकी जो है हत्या कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको 8 अप्रैल को फांसी सुनाई गई। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या? 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी रिफ्यूज़ टू यूज़, उसने भी मना कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुतों को जेल में डाल दिया गया। और उनमें से जो कुछ बचे उन्होंने अपने जो साथी उनको खोल दिया जेल से, और इन्होंने मार्च निकाला 10 मई को टूवर्ड्स दी दिल्ली। तो इसी वजह से माना जाता है कि 10 मई को ये 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ये सभी लोग मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, अब दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और ये घोषित करते हैं कि हमारा राजा कैसा हो, बहादुर शाह जफ़र जैसा। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र सेकंड, ये जो था ये कौन था? ये लास्ट मुग़ल शासक था। अब लास्ट क्यों बना अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट था, तो इन लोगों ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स की सुज़रानिटी को या फिर इनकी जो सॉवरेनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड है वही हमारे रूलर हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे किसने किसने कहाँ कहाँ से लीड किया इस मूवमेंट को। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र भक्त खान, एक्चुअली ये तो बहुत ही मतलब वीक रूलर था, तो ये नाम का ही बस लीडर था। मेन लीड तो कर रहे थे जनरल भक्त खान। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, कानपुर से नाना साहब, और उनके जाने के बाद तांतिया टोपे। अब नाना साहब कौन थे? ये वही जो हम लोगों ने देखा था लास्ट पेशवा थे, बाजीराव सेकंड, उनके अडॉप्टेड सन थे। क्योंकि अडॉप्टेड सन थे तो इनका कोई हक नहीं था एज अ पेशवा के रूप में, या फिर हाँ वही पेशवा के रूप में इन द मराठा किंगडम। तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे खुद को इन्होंने पेशवा घोषित कर दिया कि भाई हम पेशवा हैं, पेशवाशिप के नेचुरल दावेदार हैं। ठीक है, बिहार से लीड किया कुंवर सिंह ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता थे वो इन्हीं मतलब जो इनके नाना साहब के जो पिता थे दैट इज़ बाजीराव सेकंड, उन्हीं के ही मतलब एक तरह से असिस्टेंट के तौर पे थे। और ये कहाँ पे? बिठूर कानपुर में। ठीक है, तो इनका जो बचपन का नाम था वो तो आपको पता होना चाहिए, वो मणिकर्णिका था, फिर इन शॉर्ट मनु था। ठीक है, तो मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, और इनका जो बचपन है वो इन्हीं के साथ बीता था कानपुर के बिठूर में। झांसी से लीड किया इन्होंने, बरेली से खान बहादुर खान ने लीड किया, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया, और उत्तर प्रदेश से शाह मल ने लीड किया था। उत्तर प्रदेश क्या, यहाँ पे इलाहाबाद करिए। ठीक है, जो आपका इलाहाबाद वाला रीजन था, अभी तो प्रयागराज हो चुका है लेकिन पहले तो इलाहाबाद ही था ना, तो वहाँ से शाह मल ने लीड किया। अब सप्रेस किसने कहाँ से किया वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रिटिशर ने सप्रेस किया। दिल्ली से जॉन निकोलसन ने, लखनऊ हेनरी लॉरेंस, ठीक है, कानपुर से कॉलिन कैम्बल, और झांसी से ह्यू रोज़। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई झांसी रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ दिया है ना, फूल दिया रोज़ ने। कानपुर में घंटी बजाई, कानपुर में घंटाघर करके आपका रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, लखनऊ तो एल से लखनऊ और एल से लॉरेंस,
और दिल्ली को जॉन निकोलसन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सप्रेसर थे। अब ये जो मूवमेंट है 1857 का, ये ज़्यादा चला नहीं। कारण ये कि ये ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस था। यानी कि अपर क्लास ने जो फिर ज़मींदार ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मेनली जो सिपाही थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया इसमें। लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, कोई एक लीडर नहीं था। जैसे बहादुर शाह जफ़र सेकेंड है, ये अगर तगड़ा होता, ये अगर ये एबल होता, एक तो बुढ़ा हो चुका था एकदम और बिल्कुल एबल था नहीं है, ठीक है। अगर एक बिल्कुल एबल होता तो शायद तख्ता पलट हो सकता है कर देता, ठीक है, ये एक कॉमन लीडर हो जाता। लेकिन सब अपना अपना रीजनल लीडरशिप के तहत चला रहे थे और कोऑर्डिनेशन नहीं था इनके बीच में और पॉलिटिकल कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, ठीक है। सप्रेशर हम लोगों ने देख लिया। अब हुआ क्या इसके बाद, यानी इसका आफ्टर मैथ देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि ये अगर ऐसे चलता रहा, अगर ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा तरह से खेलने की अनुमति देते रहे तो ये पूरा खेल हमारा बिगाड़ देंगे। इंडिया जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का सोर्स है हमारे लिए, जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये रेवेन्यू जो है ऑफिसर्स अपना जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। यहाँ से जो ऑफिसर जाता था ना ब्रिटेन में, वो एकदम अमीर होके जाता था इंडिया से, जो भी जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देख रही थी। तो उसको पहले प्रिपरेशंस तो उसने पहले से ही कर रखी थी कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना है। तो उसको भी एक कारण मिल गया। अब देखो, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारण ढूंढती थी ना, जैसे हमने एंग्लो सिख वॉर में देखा था कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में, तो उनको कारण मिल गया और इन्होंने यहाँ पे अपनी जो फोर्सेज हैं, ट्रूप्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, जानबूझ के। उसी तरह ही अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको कारण मिल गया कि भाई देखो अब ये तुम्हारे खिलाफ हो रहा है और ये तुम जो एकदम भयंकर लूट मचा रखी है उसकी वजह से हो रहा है। आराम आराम से लूटो, ठीक है, एकदम से भयंकर से नहीं, एकदम से ये नहीं कि मुर्गी को भी काट डाले अंडे के चक्कर में, आराम आराम से अंडे देने दो। तो वो इनका मेन मकसद था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जिसको कि हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसके तहत पहले बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया, ठीक है। डायरेक्टली अब किसका रूल होगा, अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा। जो राजा रानी होगा उसका नाम पे शासन होगा, ठीक है, उसके नाम पे शासन होगा, क्राउन रूल होगा, ठीक है। और मिनिमम इंडियंस इन आर्मी में इंडियंस की संख्या को घटाया गया सो दैट वो 1857 की तरह फिर से वो रिपीट ना हो जाए। गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय बना दिया गया। और पहले वॉइसरॉय कौन बने, पहले वॉइसरॉय बने नहीं, बना कौन बना, ये बना कैनिंग, ठीक है। कैनिंग बना था पहला वॉइसरॉय, क्योंकि उसी के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि वही उस समय गवर्नर जनरल था। और इसको असिस्ट करने के लिए वॉइसरॉय को असिस्ट करने, सॉरी वॉइसरॉय को नहीं, और एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोजीशन क्रिएट की गई, जो कि एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो ब्रिटेन में ही बैठेगा। सैलरी उसको इंडिया से ही मिलेगी, इंडिया के पैसे से ही। वो 1919 के बाद से उसको ब्रिटेन से सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ जनरल था वो ब्रिटिश एमपी था, जो ब्रिटेन में ही बैठा हुआ है, और उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई कि भाई ये तुमको असिस्ट करेगी, 15 मेंबर की काउंसिल, ठीक है। और बाकी कमेंट्स की अगर देखें तो वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो जॉन लॉरेंस था, इसने जो है सीपॉय म्यूटिनी बोला था इसको, ठीक है। लॉरेंस ने बोला था इसको सीपॉय म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो ये लेक्चर होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म। मेन आपको पता होना चाहिए किसने कहाँ से लीड किया था, अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या थे, और ये लैंड रिफॉर्म्स आपको खासकर पता होने चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे ख़त्म होते हैं और आज आप लोगों के 2 टॉपिक्स होंगे। तो शाम को हम लोग कर रहे होंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये जो माइंड में आपका PDF है, आपको मिल जाएगा पर हमारे SSC टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है, एंड दैट इज़ क्विज ग्रुप का। उसको भी ज्वाइन करके आप क्विजेस को भी अटेम्प्ट करते रहें साथ साथ। थैंक यू, धन्यवाद।